हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के पेपर को लिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम लोग इनका प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अपने चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देरी के हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय, बीच में रिक्त स्थान दिया है, के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन ए, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। ऑप्शन सी, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और ऑप्शन डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो दोस्तों, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न रिक्त स्थान दिया है का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, निम्न स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन बी, निम्न स्तरीय अपसारी। ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो दोस्तों, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न का एक उदाहरण है ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय अपसारी। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है, सीखने, रिक्त स्थान दिया है, आकलन और अनुदेशन के बीच, फिर रिक्त स्थान दिया है, के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए, का अंतर। ऑप्शन बी, का भिन्नता। ऑप्शन सी, के लिए संबंधों। और ऑप्शन डी, के लिए अंतर। तो दोस्तों, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ऑप्शन ए, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। ऑप्शन बी, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन डी, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन बी, एल
थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुबुद्धि सिद्धांत और ऑप्शन डी सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द ऑप्शन ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रिक्त स्थान है करते हैं, यह सीखने के वातावरण फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है। ऑप्शन ए रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, ऑप्शन बी परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, ऑप्शन सी व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता और ऑप्शन डी निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए सफलता और असफलताओं को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, ऑप्शन बी बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी असफलताओं से बचने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है वह है ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ऑप्शन ए पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ऑप्शन बी लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वह इस प्रकार के कार्य को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, ऑप्शन सी लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है और ऑप्शन डी है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो दोस्तों विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतया लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऑप्शन ए पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि खाली जगह दिया है का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, ऑप्शन बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, ऑप्शन सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने और ऑप्शन डी शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो दोस्तों सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना जो गतिविधि है वह है
ऑप्शन सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण रिक्त स्थान परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए असमूह बुद्धि लब्धांक, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी मौखिक बुद्धि लब्धांक और ऑप्शन डी संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक। तो दोस्तों रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण ऑप्शन डी संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है, अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए योजना का दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का ज्ञान, ऑप्शन सी उद्देश्यों की स्पष्टता और ऑप्शन डी शिक्षण का ज्ञान। तो दोस्तों योजना की दृढ़ता सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है, अतः ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन बी उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन सी दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है और ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का जो अर्थ है वह है ऑप्शन बी उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, ऑप्शन सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन डी अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो दोस्तों अधिगमकर्ता का स्वनियमन का जो अर्थ है वह है ऑप्शन डी अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, मैडम चाय खाती हैं वाक्य। ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन बी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और ऑप्शन डी है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो दोस्तों मैडम चाय खाती हैं यह जो वाक्य है वह ऑप्शन सी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सिखाने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए सिखाने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, ऑप्शन सी अनुरूपित शिक्षण
और ऑप्शन डी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों, सिखाने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग सिखाने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है, अतः ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को रिक्त स्थान है के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ऑप्शन ए मनोसामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो दोस्तों, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को ऑप्शन डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है, अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खाली स्थान और उनके शैक्षणिक निष्पादन को फिर खाली स्थान है। ऑप्शन ए घटाता घटाता, ऑप्शन बी घटाता प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन सी बढ़ाता घटाता और ऑप्शन डी बढ़ाता बढ़ाता। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है। जॉन ड्यूई द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन बी सामान्य विद्यालय, ऑप्शन सी फैक्ट्री विद्यालय और ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय। तो दोस्तों, जॉन ड्यूई द्वारा समर्थित लैब विद्यालय ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी वैयक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसके जो ऑप्शन दिए हैं, ए और बी दोनों, बी दिया है बी और डी दोनों, सी दिया है ए और डी दोनों और डी दिया है ए और सी दोनों। तो दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरण प्राथमिक विद्यालय में जिन कारणों का अनुसरण करते हैं वह है हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी वैयक्तिकता और विनिमय, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, अतः ऑप्शन हमारा ए सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी है, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी है, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। और ऑप्शन डी है, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। तो दोस्तों, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते जो हमारी प्रतिक्रिया होगी वह होगी ऑप्शन सी, अच्छा आपके दादाजी आए हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ऑप्शन बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं करता है। ऑप्शन सी है, यह घटनाओं का सही वर्णन है। और ऑप्शन डी है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतरक्रियाओं को वर्णित करता है। तो दोस्तों, जो प्रश्न 21 का जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं करता। के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। और ऑप्शन डी, विकासात्मक अवस्थाओं। तो दोस्तों, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन ए, बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ऑप्शन बी, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन सी, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। ऑप्शन डी, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। तो दोस्तों, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास सापेक्ष रूप से क्रमित सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ऑप्शन ए अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं। ऑप्शन सी आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। और ऑप्शन डी आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन सी आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए एरिन इरिक्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी B.F. स्किनर और ऑप्शन डी जॉन ड्यूवी। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन ऑप्शन डी जॉन ड्यूवी विचारक द्वारा किया गया है, अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सीलरेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन बी आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। ऑप्शन सी शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। और ऑप्शन डी शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऑप्शन ए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और ऑप्शन डी ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो दोस्तों, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय ऑप्शन बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अभी हाल में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना। ऑप्शन बी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन सी 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। और ऑप्शन डी शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो सर्वाधिक गतिविधि उपयुक्त होगी वह होगी ऑप्शन बी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न संख्या 30। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी वाचक और ऑप्शन डी राजनैतिक। तो दोस्तों,
शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक सी हो सकती है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा अच्छा प्रेडिक्शन बना के लाते रहें। धन्यवाद।